सबसे अच्छा प्राणायाम में से 3 प्राणायाम माने जाते हैं, जिसमें कपालभाति नॉर्मली माना जाता है, जो नोन है, अग्निसार है, और अग्निसार का ही एक लेवल है जिसको नौली कहते हैं। अग्निसार के 2 वेरिएशन होते हैं। अग्निसार तो एक ही है, अग्निसार का बड़ा भाई एक। बड़ा भाई का मतलब है जैसे कपालभाति तो स्नीजिंग टेक्निक हो गई, स्टमक को बार बार आप स्क्वीज कराते हैं थोड़ा थोड़ा अमाउंट, और एक्सलेशन आपकी कंटिन्यूअस चलती रहती है, एक्सलेशन इनहेलेशन, और आपका पेट की मूवमेंट भी चलती रहती है। लेकिन अग्निसार में आप एक्सलेशन को, ब्रेथ को कंप्लीट एक्सेल करके रोक देते हो, आपकी एब्डोमेन की मूवमेंट चल रही है ना। स्पेशली जैसा कि मैंने कहा था नेवल वाले एरिया की। लेकिन अब नेवल वाले एरिया की, एक आदमी का पेट इतना फूला हुआ है तो क्या नेवल वाले एरिया को अंदर बाहर करेगा? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। जिसका पेट नहीं भी फूला हुआ है, जो बहुत एब्डोमेन फ्लैट है, उसका भी इतना मेंटल कंट्रोल नहीं है कि वो सिर्फ नेवल एरिया या नेवल के आसपास एरिया को स्क्वीज करे, तो फुल एब्डोमेन इन और फुल एब्डोमेन आउट कर देता है। अब इसको जब और आप अपग्रेड करते हो तो ब्रीदिंग का पैटर्न सेम होता है, ब्रीद आउट होल्ड होता है। अब एब्डोमेन को आप इन एंड आउट करने के बजाय अब आप गोल गोल घुमा रहे हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉक घुमा रहे हो। क्यों? क्योंकि इन एंड आउट करना इजी है, मसल्स को ऐसे करना इजी है, बट अगर आप मसल्स को घुमा रहे हो तो इसका मतलब कि ब्रेन का ज़्यादा कंट्रोल आ गया, उसको घुमाने की कैपेसिटी आ गई। मीन्स मसल्स पर, नेवल वाले रीजन पर ज़्यादा कंट्रोल आ गया। नेवल वाले ही रीजन पे नहीं, एब्डोमेन के जितने भी ऑर्गन है सब पे कंट्रोल आ गया। हालांकि ये अंडर गाइडेंस होता है, ये वैसे अकेले में नहीं किया जाता। जैसे ज़्यादातर लोग करते हैं तो शुरुआत में उनको लगता है कि हम तो जंग जीत लिए, क्योंकि शुरुआत में एनर्जी मिल जाती है, पर उसके साइड इफ़ेक्ट 8-10 सालों या 12 सालों के बाद दिखते हैं, लंबे समय में दिखते हैं, और जब दिखते हैं तो फिर वो क्योरेबल नहीं रह जाता। इसीलिए हमेशा अंडर गाइडेंस और प्रॉपर गुरु के, जिसने 10-20 साल 25 साल लगाया हुआ हो इस पर, और जिसकी नॉलेज की प्रैक्टिस हो गई, नॉलेजेबल प्रैक्टिस, सिर्फ केवल मसल्स को हिलाना डुलाना नहीं। तो बाय द वे ये 3 चीज़ें हैं, कपालभाति, अग्निसार और नौली। अब ये 3 चीज़ों में अब जरा समझो, कपालभाति इसलिए 90% लोगों के लिए परमिसिबल नहीं है क्योंकि इसको ज़्यादा करोगे तो एसिडिटी हाई हो जाएगी, बॉडी में हीट जनरेट हो जाएगी। तो अगर आप मान लो किसी ने कह दिया आधा घंटा कर लो और आपके डायबिटीज़ ठीक हो जाएगी, रोज़ आधा घंटा, दोपहर में आधा घंटा, सुबह आधा घंटा, शाम को करते रहो, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन पता चला डायबिटीज़ तो ठीक हो जाएगी, एक नई समस्या खड़ी हो जाएगी, भविष्य में कहीं अल्सर हो गया, अंदर ब्लीडिंग होने लगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा हीट और इतनी ज़्यादा एसिडिटी आप प्रोड्यूस करने लगोगे तो आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। प्रॉब्लम क्योर होने के बजाय फ्यूचर में और बढ़ जाएगी। फिर क्या कहा जाएगा कि आप बीच बीच में कुछ न कुछ खाते रहो, क्योंकि आपके सिस्टम में हमेशा एसिडिटी बनती जा रही। जब हमेशा एसिडिटी बनेगी तो कुछ न कुछ खाना पड़ेगा आप, या तो एंटासिड लो, एंटासिड ज़्यादा लोगे भाई वो 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा काम कर लेगी, तो 6 घंटे के बाद तो फिर बनने लगेगा, तो क्या करोगे? तो वही भोजन। और अभी तो एंटासिड के ऐसे ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स आने शुरू हो गए हैं कि कहो ही ना कुछ। बाय द वे, डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए कपालभाति बहुत एक्सट्रीम में नहीं किया जा सकता मेरे अकॉर्डिंग। अब आ जाओ अग्निसार। अग्निसार को भी ज़्यादा करोगे तो अग्नि प्रोड्यूस होती है, ऐसा नहीं कि नहीं होती। अग्निसार में मान लो बहुत अग्नि प्रोड्यूस नहीं हो रही है, लेकिन इसमें ब्लड प्रेशर के बढ़ने के चांसेस होते हैं। जितने भी डायबिटीज़ वाले लोग होते हैं उनकी ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन ऑलरेडी आपको मिलेगा। जैसे अग्निसार में जब सांस को आप बाहर एक्सट्रीम टाइम तक होल्ड करोगे और एब्डोमेन को इन एंड आउट कर रहे हो, तो अगर ब्लड प्रेशर इधर हुआ तो कभी कंट्रोल में नहीं आएगा वो, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम टाइम तक होल्ड कर रहे हो। क्यों? क्योंकि मान लो सांस को एक्सट्रीम छोड़ दिया, अग्निसार में सांस आप ब्रीद आउट कंप्लीट कर देते हो,
कंप्लीटली ब्रीद आउट, होल्ड और एब्डोमेन इन एंड आउट होता है। तो मान लो अग्निसार में सांस को होल्ड कर लिया और 20-25 सेकंड तक 30 सेकंड तक होल्ड रहा और एब्डोमेन इन एंड आउट हो रहा है। अब डायबिटीज का बेटरमेंट हो रहा है इससे, क्योंकि नेवल एरिया स्ट्रांग हो रहा है, पर उधर ब्लड प्रेशर भी बढ़ रहा है, क्योंकि एक्सट्रीम सांस की होल्डिंग आपके ब्रेन को और स्ट्रेस प्रोड्यूस कर देता है, फोर्सफुल। अब इसको छोड़ दो, नौली को आ जाओ। अब नौली में भी सांस को बाहर होल्ड करके ही आप घुमाओगे। किसी भी नौली वाले को देखो, अगर वो सांस घुमा रहा होता है तो उसके चेहरे को देख लो, उसका चेहरा बहुत खिंचाव में रहता है। बहुत एक्सपर्ट होगा तभी वो लूज रखता है, नहीं तो उसके चेहरे में बहुत खिंचाव होता है, क्योंकि घुमाना है ना। तो दिमाग में ऐसा सेटअप बिठाता है कि वो पेट घूम रहा है, तो एक्चुअली वो ब्रेन की नस भी घूम रही होती है, इतना खिंचाव होता है, इतना इमेजिनेटिव प्रोसेस में होता है। तो अल्टीमेटली ये तीनों अगर बहुत एक्सेसिवली करो तो हार्मफुल हो जाते हैं। अब आ जाओ एक ऐसे प्राणायाम के बारे में, इन तीनों के अलावा, जो मैं जिसको प्रेफर करता हूँ। थोड़ा लंबा है लेकिन मध्यम है, मीडियम पेस पर है, बहुत स्लो पे नहीं, बहुत हायर पे नहीं। मान लो आप ऐसे बैठ गए, अब आप इनहेल किया आपने, देखो जरा उन तीनों प्राणायाम में एक्सहेलेशन पे फोर्स था। इसका मतलब है कि जितने भी योगियों ने, उनका जो परसेप्शन था कि अगर आप एक्सहेलेशन पे फोर्स कर दोगे तो आपकी समान वायु और डायबिटीज से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एक्सहेलेशन पर फोर्स करने का मतलब है एब्डोमेन पर स्ट्रेस आना, सिंपल लाइन में। मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया कि आप ऐसा करो कि एब्डोमेन एक्सहेलेशन को फोर्स करो। अगर आप देखो तो एक्सहेलेशन ही, उन तीनों प्राणायाम में एक्सहेलेशन पर फोर्स है, लेकिन वो जर्की है, उसमें इनहेलेशन पे कोई मतलब नहीं किसी को, इनहेलेशन का कोई मतलब नहीं। इनहेल किया फिर अगेन एक्सहेल। इवन कि जितने भी प्राणायाम के मास्टर हैं, इन तीनों के देखो तो वो अगर उनके रूटीन को देखो करते हुए तो इन एंड आउट किया, तो इनहेलेशन पे उनका माइंड 0.1 सेकेंड का फोकस नहीं होता। अब जरा देखो मैंने कहाँ यूज़ किया इस पे। मेरे वाले प्रोग्राम में एक्सेल को एफर्ट करो, बहुत जर्की मत करो, जर्क मत दो, बहुत ज़्यादा फोर्सफुल मत करो, स्लोली एक्सेल करो, लेकिन विद एफर्ट करो, एफर्ट के साथ करो, और धीरे धीरे एब्डोमेन को स्क्वीज करो वाइल एक्सेलिंग। मतलब पेट को पिचकाते रहो और सांस बाहर जाती रहे, या सांस को बाहर ले जाते रहो, पेट को पिचकाते रहो। तो ऑटोमेटिक से थोड़ा 10% 15% बढ़ा लो। वो कपाल भाती या अग्निसार की तरह नहीं पिचकाना, बहुत रिदम में ऐसे ऐसे धीरे 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 धीरे, ये कि नहीं ऐसे पेट को पिचका दिया, नहीं, धीरे 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 एक रिदम में जा रहा है। जैसे जैसे सांस बाहर जाए, अब चूंकि सांस की लंबाई भी है तो लंबाई के अनुसार भी वो भी धीरे धीरे जाएगा। होल्ड कर लो, 2 से 3 सेकंड से ज़्यादा मत होल्ड। तो अब ब्लड प्रेशर बढ़ने के चांसेस नहीं, ठीक है ना। अब चूंकि एब्डोमेन को आप बहुत स्लोली स्क्वीज किया वाइल एक्सेलिंग, एक्सेल भी लंबा रहा, तो यहाँ पर एसिडिटी के बढ़ने के बहुत लेस चांस है। अब जब सांस को बाहर होल्ड कर लोगे 2-3 सेकंड, अब वहीं से छोड़ दो आप। अब मान लो सांस बाहर होल्ड हो गई, मुंह से बाहर करो। अब यहाँ से आप इमीडिएटली सांस को छोड़ दो, इनहेल होने दो, इसे एफर्टलेस स्टेट में जाने दो। इस इनहेलेशन को एफर्टलेस स्टेट में जितनी देर में जाना है जाने दो। अब नॉर्मली अगर देखो तो जितने पीसफुल ब्रीदिंग मैं बताता हूँ मेरे एक्सपीरियंस में, उसमें एक्सहेलेशन एफर्टलेस होता है, इनहेलेशन में एफर्ट होता है। यहाँ पर चेंज हो गया, यहाँ पर एक्सहेलेशन पे हमने फोर्स एफर्ट मतलब साइंटिफिक एफर्ट, और होल्ड और इनहेलेशन टोटली एफर्टलेस कर दिया। इनहेल होने दो, बिल्कुल वैसे ही जैसे आपकी बॉल है, उसमें एक छेद करो और उसको पिचकाते जाओ। चूँकि बहुत छोटा छेद है तो पिचकाने में हवा धीरे धीरे निकलती जाएगी और पूरा पिचक गया। मतलब एक लेवल पर, इतना एक्सट्रीम मत पिचकाओ, और फिर आराम से छोड़ दो, उसको अपने ही लेवल पे फूलने दो।
देखो, आप नोट करो, कोई भी बॉल हो, फुटबॉल हो या जो भी बॉल है, उसमें छेद कर दोगे, निकल जाएगी, और उसको जब पिचका दोगे और फिर छोड़ोगे तो वो अपनी स्टेट में एक लेवल तक सांस भर लेगा, ऑटोमेटिकली भर लेगा। जब ऑटोमेटिकली भरो, एफर्टलेस भर लो, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक्स्ट्रा और सांस चेस्ट में ले लो। इतना ही ब्रीदिंग करना है और इसे आधा घंटा तक कोई कर ले, मॉर्निंग एंड इवनिंग, न तो स्लीप में प्रॉब्लम आएगी, न तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ना ही स्ट्रेस का लेवल बढ़ेगा, न तो एसिडिटी बढ़ेगी, और डायबिटीज़ की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इतने ही प्राणायाम, यही जो स्टेप हैं इसी को फॉलो कर लो बस। एक्सहेलेशन में एफर्ट, होल्ड, वहाँ पे छोड़ दो, एफर्टलेस जाने दो, ऑटोमेटिकली आपकी एब्डोमेन मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। फिर एंड में जब आपकी सांस कंफर्टेबल भर जाए, एंड में थोड़ा सा और सेटिस्फैक्शन के लिए चेस्ट में एक्सपेंड कर लो बस, क्योंकि आप फुल सेटिस्फाइड नहीं होगे उतने में, तो थोड़ा आपको एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। देखो, ध्यान दो, जब होल्ड करोगे तो जब आप एफर्टलेस छोड़ोगे तो थोड़ी देर तेजी से जाएगा, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे हो जाएगा, मतलब धीरे ही धीरे होता जाएगा। जैसे नहीं, एक नदी को आप बांधे रहो और खोलो तो इमीडिएट तेज जाएगा, लेकिन बाद में उसका फ्लो देखो आप, धीरे धीरे वो धीरे धीरे फ्लो में आता जाएगा। एक इमेजिन करो ना, कोई नाली की, नदी की, कुछ भी कर लो, पाइप की कर लो, तो धीरे धीरे कैसे फ्लो में आता है। इवन कि बाद में पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ से कटा था या कहीं और से कटा था या कहीं और बांधे थे आप, क्योंकि फ्लो बहुत इक्वल हो जाएगा। तो अब देखो जरा, अब इसमें ब्रेन को और सेंटर ऑफ ग्रेविटी को सिखा क्या रहे हो? ब्रेन को सिखा रहे हो कि इनहेलेशन कैसे वो एफर्टलेस ले और उसमें वो रिलैक्स रहे, लाइक डीप स्लीप में। डीप स्लीप में तो वो कोई बहुत एफर्ट तो मारता नहीं, ना तो इनहेल में ना तो एक्सहेल में। तो इनहेल में वो अपने चेस्ट के एक्सपेंशन ऑटोमेटिकली नेचुरल वे में चेस्ट को एक्सपेंड कर लेता है, उसकी मेमोरी और डेवलप हो रही है, उसका पीस मेंटेन्ड है, इवन की इंक्रीजिंग मोड पर। जो उसकी सेल्फ सेटिस्फैक्शन लेवल है वो इंक्रीजिंग मोड पे, डिक्रीजिंग पे नहीं। कपालभाति में, अग्निसार में, नौली में पीस लेवल कभी भी इंक्रीजिंग मोड पे नहीं होता, डिक्रीजिंग मोड पे होता है, क्योंकि ये एक्सर्शन क्रिएट कर रहे हो आप, राइट। तो आपका उसमें इंक्रीजिंग मोड पे है पीस लेवल भी, ब्रेन की नर्व्स भी कामनेस मोड पर हैं, वो हाइपर नहीं हो रही, जबकि उन तीनों में हाइपर होती हैं। आप हाइपर हो जाओगे और आपका एब्डोमिनल रीजन, जो मिडिल पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, नेवल वाला एरिया है, उसकी भी ब्लड का फ्लो इंक्रीज हो रहा है उस एरिया में। साथ साथ आपके कमर के हिस्से को भी आप स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि कमर से ही तो उसको खींच रहे हो। तो इवन कि आधे घंटे के बाद आपका कमर दर्द होने लगता है इस एक्सरसाइज से, तो आपको लेट करके थोड़ी कमर की ट्विस्टिंग करनी पड़ती है। इसीलिए कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि आधे घंटे या 21 मिनट के बाद स्पाइन ट्विस्ट कर लो, बस इतना ही बहुत। ये वन ऑफ द बेस्ट प्राणायाम है विद डेफिनेशन।